सो हेलो एंड वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल जिसका नाम है द सोशल साइंसेज ट्यूटर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। अब ये चैप्टर जो है ये प्योरली फोकस करता है हमारे डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स के ऊपर, डेवलपमेंट के मीनिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए होंगी, क्या लाइफ सबके लिए बेटर हो सकती है। तो इसी को समराइज करते हुए कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो ये चैप्टर हमारे सामने प्रेजेंट करती है। सबसे पहले, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स? एक इंसान के लिए अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? हमने अक्सर ये डायलॉग सुना होगा, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? हमने ये सारी चीजें सुनी होंगी, ठीक है। क्या लाइफ सबके लिए बेटर हो सकती है? आज के समय में हम जैसे देखते हैं कि एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो सबसे ज्यादा अमीर हैं, और एक बहुत ही लार्ज चंक ऑफ पीपल हैं जो कि पुअर हैं या फिर मिडिल क्लास हैं। तो क्या लाइफ सबके लिए बेटर हो सकती है? क्या ये जो पुअर सेक्शन है इसको भी हम बेटर कर सकते हैं और जो रिच सेक्शन है वो भी उसी तरह से आगे बढ़ती रह सकती है? या फिर लोगों को कैसे साथ में रहना चाहिए हम इसके ऊपर बात करेंगे, या फिर क्या वहां पे ज्यादा इक्वालिटी हो सकती है? ठीक है, तो हम डेवलपमेंट के इन एस्पेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है तो बहुत ही आराम से हम इस चीज को देखेंगे। इस चैप्टर का सबसे पहला सेक्शन जो है वो हमें डिस्कस करते हुए ये बताता है कि डेवलपमेंट हमें क्या प्रॉमिस करती है। ठीक है, तो एक जो डिस्कशन है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये है कि जो नोशंस ऑफ डेवलपमेंट, यानी हर किसी के लिए जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो अलग हो सकता है। ठीक है, लेट से तीन दोस्त हैं, ए, बी एंड सी। ए ने बी से पूछा और सी से भी पूछा कि भाई ये बताओ, तुम लोग जो हो, तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? अब क्योंकि ये लोग बच्चे हैं तो छोटी छोटी बातें ही करेंगे। ठीक है, तो बी बोलता है कि जिस दिन मेरे पास 5,000 रुपए आ गए उस दिन मैं मानूंगा कि मैं डेवलप्ड हूँ। सी बोलता है कि जिस दिन मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊंगा उस दिन मैं मानूंगा कि मैं डेवलप्ड हूँ। लेकिन अगर हम इसे थोड़े अच्छे लेवल पे इसको डिस्कशन पे लेके चलें तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ हमें डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल का नाम दिया गया, जैसे लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी गांव के अंदर एक लैंडलेस रूरल लेबरर का क्या डेवलपमेंट गोल हो सकता है। तो वो क्या चाहता है कि यार देखो, मेरे पास जो है जमीन नहीं है कल्टीवेट करने के लिए, मेरे को रेंट वो करना पड़ता है, ठीक है, रेंट पे जमीन लेनी पड़ती है, किसी के अंडर काम करना पड़ता है। तो वो लोग मुझे उतने वेजेस जो हैं वो बहुत ही कम देते हैं, यानी बहुत ही मिनिमल वेजेस देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे को ज्यादा दिन काम करने को मिले ताकि मेरे पास ज्यादा दिन तक वेजेस आ सके और मेरे को बेटर वेजेस मिल सके। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे बच्चे हैं जिनको मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ एजुकेशन देना, अब लोकल स्कूल भी जो है वो उनके लिए अवेलेबल हो, ये वो चाहता है। ठीक है, साथ ही साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट और वट ना हो। ठीक है, और जब पंचायत के इलेक्शन हो तो हो सकता है कि वो भी पंचायत के इलेक्शन में एक वार्ड मेंबर या फिर एक पंचायत लीडर बन पाए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इन सबसे पूछा गया। ठीक है, तो आप सबकी बस ये एक्टिविटी ये है कि आपको ये देखना है कि आप इन लोगों की तरह, मतलब अपने आप को इन लोगों के पोजीशन पे रखिए और फिर सोचिए कि आपके लिए डेवलपमेंट के गोल क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। तो इसी को बताने के लिए हमारा सेक्शन 1 है, वो बोलता है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। ठीक है, ये हेडिंग है। तो नोशंस ऑफ डेवलपमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अलग अलग तरीके के लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट के मायने हो सकते हैं। For development, people seek things that are most important for them, i.e. that which can fulfill their aspirations or desires. जो भी इनके aspirations, जो भी उन्हें चाहिए, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो हमने यहाँ पे देखा, what are the essential things? वो ऐसी चीजें चाहते हैं, वो ऐसी चीजों को सीख करते हैं जो उनके इस एस्पिरेशन और डिजायर को फुलफिल करने में मददगार हो। ठीक है, साथ ही साथ what may be development for one may not be development for the others. अगर मैं बोलूं कि जो पुअर लोग हैं वो बगावत करें और वो रिच लोगों को साइड में हटा दें और सारे रिसोर्सेज जो है इक्वली आपस में बांट लें, तो ये इनके लिए तो डेवलपमेंट है, पर रिच के लिए ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। हो सकता है ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। ठीक है, तो एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसका केस थोड़ा दिखाने के लिए मैं ये एग्जांपल लेना चाहूंगा, एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। ठीक है, नर्मदा एक रिवर है, उसकी वैली के पास की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आदिवासी रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ के जो जंगल हैं इनके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वुड हो सकता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे मैं एक डैम बनाना चाहूं तो डैम से जो है इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो ये ट्राइबल लोग हैं इनके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि दे विल बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर लोकल हैबिटेट। तो ये चीजें हैं कि अगर ये एक बहुत डैम बना के इलेक्ट्रिसिटी से बहुत लोगों का फायदा है, पर बहुत लोगों का नुकसान भी है। तो ये चीज होती है, ये आपका ये फाइनल पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम लाइफ गोल्स को डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, लाइफ गोल्स के अंदर दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है मटेरियल गुड्स, एक होती है नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स के अंदर जो है मनी आता है, मनी यानी विच हेल्प्स यू बाय थिंग्स। ठीक है, मनी यानी पैसा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मटेरियल गुड्स वो गुड्स हैं जिसको हम एक तरह से बोलते हैं कि हमारे इंसानों की जो जरूरतें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, ये हो गए हमारी मटेरियल गुड्स। लेकिन नॉन मटेरियल गुड्स क्या होती हैं? नॉन मटेरियल गुड्स वो होती हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करें। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे इंडिया में बहुत लोग अमीर हैं। ठीक है, अगर हम गुड़गांव एक्सेट्रा के एरिया में जाएं तो बहुत लोग अमीर हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा ज्यादा 100 करोड़ प्लस तक के घर लोग खरीदते हैं। पर जब बारिश होती है तो वही जगह पे क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी जो है वो क्लॉग हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पे क्या है, पानी सीवेज सिस्टम्स बढ़िया नहीं है तो पानी वहीं पे क्लॉग हो जाता है। तो क्या ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 100 करोड़ वाला बंदा भी उसी जगह से निकलेगा जिस जगह से 10 करोड़ वाला निकलेगा, जिस जगह से 10,000 वाला निकलेगा। तो पैसे जो है ये एक मटीरियलिस्टिक गोल तो है ही। ठीक है, एक मटीरियलिस्टिक लाइफ गोल तो है ही, पर ये क्वालिटी ऑफ लाइफ को इतना नहीं दर्शाता। आज के दिन पे इंडियंस जो हैं बाहर जाने के लिए, अब्रॉड जाने के लिए इतने हाथ पांव क्यों मारते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया में पैसा तो आपको आप कमा सकते हो, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो गारंटीड नहीं है। लेकिन बाहर आप पैसा भी कमा सकते हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी गारंटीड है, यानी आपके दोनों लाइफ गोल्स जो हैं वो सेट हैं। ठीक है, नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर क्या आता है? इक्वल ट्रीटमेंट, यानी समाज में आपके खिलाफ कोई भेदभाव ना हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, वट। ठीक है, फिर आपके पास फ्रीडम हो अपनी चॉइसेस के लिए, आपके पास सिक्योरिटी हो। सिक्योरिटी इन व्हाट मैनर? कि आपकी लाइफ की भी सिक्योरिटी हो और आपके पास सोशल सिक्योरिटी भी हो, जैसे कि इंश्योरेंस और ये सारी चीजें भी आपके पास हो। साथ ही साथ रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स भी हो, यानी कि आप दूसरों के लिए जो है रिस्पेक्ट रखते हो, उनके टाइम के लिए रिस्पेक्ट रखते हो, उनकी जिंदगी के लिए भी रेस्पेक्ट रखते हो। आपका बुक एग्जाम्पल देता है कि कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स। आपको मान लो किसी दूसरी जगह पे एक जॉब मिलती है, लेट्स से आप ए सिटी के रेसिडेंट हो लेकिन आपको बी सिटी में जॉब मिली है। ठीक है, अब वहां जॉब लेने से पहले क्या क्या कंसिडर करोगे? ठीक है, तो आप इनकम ही सिर्फ कंसिडर नहीं करते बी में, कि यार देखो वहां पे मेरे को 3 लाख रुपए महीना मिल रहा है लेकिन ए में मेरे को सिर्फ 2 लाख रुपए महीना मिल रहा था। तब क्या बोलोगे यार कि मैं बी ज्वाइन कर लूं तुरंत? नहीं, आप और चीजें देखोगे कि आपकी फैमिली के लिए क्या कैसी कैसी फैसिलिटीज है। हो सकता है ए में बहुत अच्छी एजुकेशन मेडिकेशन की फैसिलिटी हो पर बी में उतनी अच्छी फैसिलिटीज ना हो। ठीक है, वर्किंग एटमोसफियर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न कैसी है, ये सारी चीजों को आप कंसिडर करते हुए चलोगे। तो हेंस आपको क्या समझ में आना चाहिए कि लाइफ गोल्स जो हैं वो मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल दोनों चीजों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, ये चीजें होंगी आपकी। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, ये इस चीज का कंक्लूजन है। अब हम आते हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। नेशनल डेवलपमेंट यानी देश का डेवलपमेंट। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि नेशनल डेवलपमेंट के लिए आपका नोशन क्या है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब बताओ, तो आप क्या समझते हो उस चीज को, आप उस चीज से क्या समझना चाहते हो? ठीक है, तो इसके लिए समझने के लिए हमने 3 तरह के लोगों के बारे में सोचा। एक फार्मर के बारे में, एक स्टूडेंट के बारे में, एक कॉमन मैन के बारे में, जो कि हमने पहली चीज में डिस्कस किया था। ठीक है, कि नोशंस ऑफ डेवलपमेंट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो अब आप फार्मर के पर्सपेक्टिव से सोचो। ये क्या चाहता है कि इसको एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अच्छा मिले। ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रोड्यूस कर पाए और देश का जो क्या बोलते हैं हंगर इंडेक्स है वो नीचे हो जाए। हो सकता है फार्मर ये सोच रहा हो। स्टूडेंट क्या सोचेगा कि यार मेरे लिए एजुकेशन की फैसिलिटीज जो है वो बढ़िया हो जाए। ठीक है, मेरे को कॉलेज अच्छा मिले, यूनिवर्सिटी अच्छा मिले, ये सारी चीजें, ये फैसिलिटीज इसको अच्छी मिले। और कॉमन मैन क्या सोचता है? यार कॉमन मैन यही सोचता है कि यार मेरे जो वेजेस है, मेरी जो सैलरी है वो अच्छी हो जाए, जिससे मैं अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में डाल पाऊं। ठीक है, उनको बढ़िया हॉस्पिटल में या बढ़िया जगह पे उनको हेल्थ केयर दिला पाऊं। ये सारी चीजें होती हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये इन सब के तरीके हैं सोचने के, ये एग्जाम्पल्स की तरह लिया है मैंने। ठीक है,
तो डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ अ कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत लोगों के क्या हो सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट के कुछ अलग गोल्स हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए वो कंफ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। लाइक लेट्स से कि ए के लिए एक गोल है नेशनल डेवलपमेंट, बी के लिए दूसरा गोल है। हो सकता है कि ये दोनों जो हैं टकराव खा रहे हो, कंफ्लिक्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे ए बोले कि हमें अगर नेशनल डेवलपमेंट चाहिए तो हमें देश की सिक्योरिटी पे, नेशनल सिक्योरिटी पे ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन दूसरा क्या कहता है कि यार ये तो गलत चीज है, हम इतने वेपन्स क्यों बना रहे हैं, हमें इस जगह पे अपने देश के लोगों के लिए, उनके लिए खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम ज्यादा करना चाहिए। तो इन दोनों के लिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है, पर दोनों अपनी जगह पे सही है, पर दोनों के जो विचार है वो थोड़े मेल नहीं खाते। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। व्हाट शुड बी अ यूनिफाइड मेजर टू असेस अ कंट्रीज डेवलपमेंट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबके जब नोशंस अलग हैं है ना, सबके जब नोशंस अलग हैं तो हम कैसे मानेंगे कि कोई देश जो है डेवलप्ड है। ठीक है, हम कैसे मान सकते हैं कि कोई देश जो है डेवलप हो गया जब सबके नोशंस अलग हैं। हो सकता है स्टूडेंट के हिसाब से जो है एजुकेशन तो बहुत अच्छा बढ़ गया, पर फार्मर के हिसाब से वेजेस अच्छे नहीं मिले, तो फार्मर तो बोलेगा कि कंट्री डेवलप ही नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट बोल रहा है कि वाह कंट्री डेवलप हो गया। ठीक है, तो हमें ये सोचना है कि एक ऐसा यूनिफाइड मेजर, एक कॉमन मेजर बनाओ जिससे कंट्री के डेवलपमेंट पता चल सके। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, पीवाईक्यू टाइप ही है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। कुछ देश जो हैं, जैसे आज हम यूएसए की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, यूरोप के देशों की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के देशों की तो हम बोलते हैं कि यार ये अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई दम नहीं है। टू कंपेयर, टू कंपेयर हम क्या करते हैं, वी कंसिडर वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस एंड कंपेयर देम ऑन दीज। हम सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर बात नहीं करते, हम बहुत सारे फैक्टर्स को लेके चलते हैं। ठीक है, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जब कंट्रीज को कंपेयर करना होता है तो हम उनकी इनकम को ही देखते हैं। ठीक है, उनकी इनकम को ही एक एट्रीब्यूट मानते हैं, एक फैक्टर मानते हैं। ठीक है, तो अगर इनकम ज्यादा है तो डेवलपमेंट ज्यादा है। आज आप जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज देखोगे, यूएसए को हो गया, सिंगापुर को हो गया, लग्जमबर्ग को हो गया, यहाँ पे आप लोगों की एवरेज इनकम देखोगे तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, जिससे क्या होता है, मटीरियल गुड्स कुड बी परचेज्ड, मटीरियल गुड्स कुड बी परचेज्ड, यानी आप पैसे दे के कुछ चीजें खरीद रहे हो, जिससे इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ रही है और देश जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, फॉर कंपैरिजन अगर हम देखें तो इनकम जो है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने कैसे बोल दिया कि भाई मान लो किसी देश में अगर ज्यादा लोग हैं, लेट से वहां पे 2 लाख लोग हैं। ठीक है, 2 लाख लोग, सॉरी मैंने कितने लिख दिए, जो भी है, लेट से 2 लाख लोग हैं और एक देश में 4 लाख लोग हैं। तो बहुत लोग बोलेंगे कि 4 लाख लोग हैं तो ये तो ऑब्वियसली बहुत आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सब लोगों की इनकम अच्छी होगी तो वो 2 लाख के देश से तो ज्यादा डेवलप होगा ही। पर हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज किस तरह के से हम करते हैं, हम टोटल इनकम को नहीं देखते। ठीक है, 4 लाख लोगों की टोटल इनकम कितनी है, नहीं हम ये नहीं देखते, हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, इनकम को हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम। ठीक है, एवरेज इनकम दो तरीके से हम मेजरमेंट का देखते हैं, पर कैपिटा, एक एवरेज, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, टोटल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हम एवरेज इनकम को पा लेते हैं। और पर कैपिटा इनकम जो है वो इसी की तरह ही एक चीज है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पे अगर हम आए, 2006 की, वर्ल्ड बैंक इसको पब्लिश करती है और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि अगर आपके देश की पर कैपिटा इनकम जो है वो ₹4,53,000 है पर एनम, यानी कि साल में आपकी इनकम अगर इतनी है, पर कैपिटा इनकम, यानी कि जब हम इस टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो जब इतनी आएगी, दैट मीन्स आप एक रिच कंट्री है। ठीक है, वहीं पे अगर आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो 37,000 रुपए से कम है पर एनम, तो आप एक लो इनकम कंट्री है। ठीक है, यानी कि साल में आप इतना कमा रहे हो, यानी कि आप महीने का लगभग 3,000 रुपए कमा रहे हो, जो कि बहुत कम है, लो इनकम कंट्रीज में आप आओगे। ठीक है, इंडिया जो है वो 2004 के अकॉर्डिंग हम देखें, क्योंकि 2006 में पब्लिश हुई तो 2004 का डेटा ये ले रहे हैं। इंडिया जो है ₹28,000 कमाता था, यानी साल के अंदर, दिस वॉज पर एनम। तो ये एक लो इनकम कंट्री थी उस टाइम पे। आज का डेटा आप अभी भी चेक कर सकते हो गूगल पे जाके। तो अब हम शायद से मिडिल इनकम कंट्रीज है। रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग मिडल ईस्ट एंड अदर स्मॉल वंस आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है,
मिडल ईस्ट की कंट्रीज को निकाल के और थोड़ी छोटी मोटी कंट्रीज जैसे कि बहुत ही छोटी हैं जिनका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ग्लोबल इकोनॉमी में, तो हम उनको डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं दो देशों का। कंट्री ए क्या है? 9,500, 10,500, 9,800, यहाँ पे पांच लोग रहते हैं। इनका एवरेज बताओ, तो एवरेज आप इससे निकाल सकते हो कितना आएगा, फिर आप इसका एवरेज निकालो, तो आप देखोगे कि ये वाली कंट्री जो है कितना कमा रही है और ये वाली कंट्री जो है कितना कमा रही है। तो जरा कैलकुलेट करते हैं, वीडियो को आप पॉज करिए और कैलकुलेट करिए। ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया होगा, तो अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 9,800 प्लस 10,800, ठीक है, और 10,000, 10,500, 9,500, तो 19, 19, 20, ये भी हो जाएगा आपका कितना, 20, 20, 40, 40 एक 50, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये है आपका, ऑलमोस्ट नहीं मतलब यही है 50,000 डिवाइड बाय 5, यानी कि एवरेज जो है वो 10,000 है। अब इसका कैलकुलेट करें, 500, 500, 1000, 500, 500, 1000, ठीक है, 1000, 1000 यानी कि 2000, ये हो गया 48,000, यानी ये भी कितना हो गया 50,000 डिवाइड बाय 5, तो ये भी हो गया आपका कितना, सॉरी 10,000, यानी दोनों की एवरेज इनकम जो है वो सेम है। ठीक है, इसकी एवरेज इनकम कितनी आई है, एक सेकेंड, इसकी एवरेज इनकम आई है 5,000, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं अभी, 10,000, और ये भी 10,000। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया हो कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं अगली चीज पर, कि अब सिर्फ इनकम से काम नहीं बनेगा मेरे भाई, अब हम बात करेंगे जो हमने ऊपर सीखा था। लाइफ गोल्स के लिए क्या क्या जरूरी होता है, मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल, है ना। तो वही चीज है, गोल्स जो है वो मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल दोनों चीजें। इफ ओनली पर कैपिटा इनकम हमको कंसिडर करना हो, तो अगर हम ये डेटा देखें, ये 2021-22 का डेटा है, अपडेटेड डेटा है थोड़ा सा, तो हरियाणा का कितना है पर कैपिटा इनकम, 2,64,729 रुपए। केरला का कितना है, 2,34,405 रुपए। बिहार का कितना है, 47,498 रुपीज। तो अगर हम देखें इस हिसाब से, तो हरियाणा जो है वो तो भाई एकदम मतलब डेवलप्ड होना चाहिए, मतलब हद डेवलप्ड होना चाहिए, है ना। अगर हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखें तो हरियाणा बहुत डेवलप्ड है, जो कि मटेरियल के हिसाब से तो एकदम ठीक है, मटेरियल गुड्स के हिसाब से, मटेरियल गोल्स के हिसाब से तो हरियाणा टॉप पे है भाई मेरे। लेकिन जब हम थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो सम कंपैरेटिव डेटा ऑन हरियाणा, केरला एंड बिहार। ठीक है, हरियाणा के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी रेट, यानी कि अगर 1,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने जो हैं वो मर जा रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर 1,000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो 28 मर जा रहे हैं, और बिहार के अंदर 27 मर जा रहे हैं। तो बिहार जो कि मटेरियल के हिसाब से बहुत नीचे है, मतलब बिहार लीस्ट डेवलप्ड है, वो यहाँ पे भी लीस्ट डेवलप्ड ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे 27 बच्चे मर जा रहे हैं, और हरियाणा में 28, मतलब इससे भी ज्यादा, हरियाणा में बिहार से भी ज्यादा बच्चे मर जा रहे हैं पैदा होते ही। तो हमें ये क्या बता रहा है कि यार देखो, तुमने मटेरियल गुड्स पे तो हरियाणा को सबसे आगे बोल दिया, पर जब हम नॉन मटेरियल के हिसाब से देखें तो हरियाणा तो भाई बिहार से भी नीचे आ रहा है। ठीक है, फिर हम देखें लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट में केरला जो है, केरला देखो यहाँ पे कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, सिर्फ 6 बच्चे मर रहे हैं 1,000 बच्चों में से। ठीक है, केरला के अंदर 94% है लिटरेसी रेट, हरियाणा के अंदर 82, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन बिहार के अंदर 62। ठीक है, तो हरियाणा के अंदर अभी भी केरला का जिनका पर कैपिटा इनकम जो है वो हरियाणा से बहुत कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी हरियाणा से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं लिटरेसी, यानी कि एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, हेल्थ के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में भी। फिर हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि सेकेंडरी स्टेज स्कूल कितना लोग जा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर 73% ही लोग जा रहे हैं, यानी 7 आउट ऑफ 100 लोग, 73 लोग जो है सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं। केरला के अंदर 94 है ना, 94, और बिहार के अंदर ऑब्वियसली कम है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि एजुकेशन में तो केरला जो है बहुत अच्छा कर रहा है, भले ही उसका पर कैपिटा इनकम कम है। मटेरियल गुड्स की बात ये हो रही थी, नॉन मटेरियल की ये बात हो रही थी, नॉन मटेरियल गुड्स की। तो नॉन मटेरियल में केरला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिस्पाइट अ वेरी मिनिमल डिक्रीज इन देयर मटेरियल, यानी मटेरियल में पर कैपिटा इनकम की बहुत थोड़ी सी कम है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप पता कर लीजिए इससे देख के, जो मैंने बता ही दिया, डाई बिफोर द एज ऑफ 1 एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1,000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट लाइव, मतलब कि जो बच्चे पैदा जिंदा हुए थे पर वो मर गए। ठीक है, बिकॉज हेल्थ केयर उतना अच्छा नहीं था। लिटरेसी रेट क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7, अगर आप 7 या 7 प्लस की एज से हैं
और अगर आप लिख या बोल सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, तो यू आर अ लिटरेट पर्सन, आपकी लिटरेसी रेट में आपको गिना जाएगा। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप, यानी 15 से 17, जब आप क्लास 10th 11th और 12th में होते हो, अगर आप यहाँ पे हो और आप अटेंड कर रहे हो स्कूल, तो एज अ सेम एज ग्रुप के अंदर, मतलब कि बेसिकली आप इन्हीं के अंदर 15 16 17 की एज वाले ग्रुप के बच्चों के अंदर आप गिने जाओगे और आप एक नेट अटेंडेंस रेशियो के अंदर गिने जा रहे हो। यानी ये 73 बच्चे जो हैं, ये 15 16 17 साल की उम्र के ही हैं जो अभी स्कूल अटेंड कर रहे हैं, यानी क्लास 10th 12th, क्लास 10th 11th और 12th में ये हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो आपने देखा यहाँ पे कि मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एक चीज को डेवलप बनाने में। ठीक है, केरला बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो हमने क्या देखा कि सिर्फ मटेरियल चीजों की ही जरूरत नहीं है, हमें नॉन मटेरियल चीजों के अंदर भी अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है। अब हम आ जाते हैं पब्लिक फैसिलिटीज पे। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं? जो पब्लिक को फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करती है। ठीक है, हर चीज जो है वो मनी नहीं खरीद सकती, हर चीज जो है पैसा नहीं खरीद सकता। ठीक है, कांट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। ठीक है, अब आप जैसे कि पोल्यूशन इन दिल्ली, अनअडल्टरेटेड फूड, इन्फेक्शियस डिजीजेस, आप कितने भी पैसे वाले हो इंडिया के अंदर, ठीक है, हो सकता है कि आप एक मिडिल इनकम पर्सन हो। ठीक है, तो आप हो, जैसे आप अगर आज इंडिया में देखें, तो अगर आपको एयर पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर, तो आपको क्या खरीदना पड़ता है? एयर प्यूरिफायर। ठीक है, हर कोई खरीद सकता है एयर प्यूरिफायर? नहीं खरीद सकता। अनअडल्टरेटेड फूड, हर कोई क्या ऑर्गेनिक खाना खा सकता है? नहीं खा सकता। किसी की इनकम लेट से 5,000 ही है महीने की, तो क्या वो अभी अनअडल्टरेटेड फूड के लिए वो करे? नहीं। तो ये सारी चीजें जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस, अब ऐसी डिजीजेस हो जाती हैं जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, कुछ हो गया, इनका इलाज जो है, ठीक है, अब कोई बहुत ही कम कमाता है लेट से, तो वो कहाँ से इन सारी चीजों का इंश्योर करेगा? तो इसको इंश्योर करने के लिए क्या करना होता है? ये चीजें सरकार की जिम्मेदारी होती है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि दिल्ली के अंदर अगर पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन कॉजिंग चीजों का आप बैन करिए। अनअडल्टरेटेड फूड, खाने के अंदर केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, तो उन पेस्टिसाइड्स की लैब टेस्टिंग करा के ऐसी कंपनीज जो इन चीजों के अंदर, फूड के अंदर अडल्ट्रेशन कर रही हैं, उनको आप हटाइए। इन्फेक्शियस डिजीजेस, आप अच्छे हॉस्पिटल्स लगाइए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स लगाइए, जहां पे इन चीजों का इलाज जो है सस्ते में हो सके या फिर फ्री में हो सके। तो सरकार ये कैसे प्रोवाइड करती है? तो चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन या फिर हेल्थ इज कलेक्टिवली, यानी कि आप कलेक्टिवली उसको प्रोवाइड करिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल क्या है? लेट से आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं जहां पे लेट से 100 घर हैं। ठीक है, अब 100 घर को अगर मैं बोलूं कि अपनी सिक्योरिटी आपको खुद इंतजाम करनी पड़ेगी, तो 100 सिक्योरिटी गार्ड थोड़ी लगाएंगे लोग, नहीं ना। तो ये लोग क्या एक अरेंजमेंट में आते हैं, बोलते हैं कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी हम नहीं कराते हैं, हम कलेक्टिव सिक्योरिटी, हम सोसाइटी के अंदर 4 सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, और चारों की जो सैलरी होगी वो मंथली कंट्रीब्यूशन लेके, हर एक 100 परिवारों से मंथली कंट्रीब्यूशन लेके इन 4 सिक्योरिटी गार्ड को पे किया जाएगा। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो वैसे ही एजुकेशन और हेल्थ को भी ऐसे ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। टैक्स ले लीजिए आप, और टैक्स के पैसे से ही इन चीजों को कलेक्टिवली प्रोवाइड करिए। ठीक है, दिस इज द केस। अब यहां पे एग्जांपल फिर से केरला का। केरला हैज लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने आईएमआर करके लिखा है, बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। जो हमने देखा, बाकी जगह पे 28 27 बच्चे मर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन केरला में सिर्फ 6 बच्चे, जो कि बहुत कम है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि केरला के अंदर बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रोवाइड करी जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो है दिक्कतें हैं, अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही, तभी ये डेथ्स हो रही हैं। ठीक है, अगर जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसको तुरंत बेसिक केयर मिल जाता है, बेसिक हेल्थ केयर मिल जाता है, वैक्सीन मिल जाती हैं, अच्छी अच्छी मतलब बेसिकली जो है फैसिलिटीज अच्छी मिलती हैं हेल्थ केयर की, तो बच्चा बच सकता है। ठीक है, तो केरला हैज लो आईएमआर बिकॉज इट हैज एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। इंडिया में एक सीन था पीडीएस सिस्टम, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बेसिकली राशन की दुकान। ठीक है, राशन, हम लोग ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि राशन की दुकान। तो यहाँ पे क्या होता है? फ्री सब्सिडाइज्ड रेशन मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करती है, यानी कि वो बहुत फार्मर्स को अच्छा प्राइस देके फूड खरीदती है और उसको अपने गोदाम में रखती है, और लोगों को और भी सस्ते पैसों में देती है। तो जब लोगों को फ्री सब्सिडाइज्ड रेशन, अच्छी क्वालिटी का खाना फ्री या फिर सब्सिडाइज्ड रेशियो पे मिलेगा, फ्री सब्सिडाइज
प्राइसेस पे मिलेगा सब्सिडाइज्ड, यानी कि एक बहुत बड़ा चंक गवर्नमेंट पे कर देती है, लोगों को बस बहुत ही कम, जैसे 2 रुपए पर किलो ऑफ व्हीट इतना पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लोगों की हेल्थ में सुधार आ जाता है। ठीक है, लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, सस्ता खाना है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा खाएंगे और खरीदेंगे, तो हेल्थ भी अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और पर कैपिटा इनकम, यानी कि ये क्या है आपका मटेरियल गुड और ये क्या है आपका नॉन मटेरियल गुड। ठीक है, ये चीज आपने देखी, एकदम सॉर्टेड करके ये चलती है। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस रिपोर्ट को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को पब्लिश करती है, जो कि कंट्रीज को कंपेयर करती है बेस्ड ऑन एजुकेशन, ठीक है, देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, मतलब मटेरियल गुड और नॉन मटेरियल गुड सबको लेके ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर वो करती है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, sustainable development refers to the process of development via judicious use of resources without compromising the needs of future generations. ठीक है, refers to the process of development via judicious use of resources without compromising the needs of future generations. यानी कि आज जैसे हम देखते हैं पानी, ठीक है, हमें पता है कि पानी, बहुत लोग बोलते हैं कि स्कैर्स रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस पानी को अच्छे से जुडिशियसली, यानी कि मतलब कि जितना जरूरत है उतनी ही यूज करें, ये नहीं कि उसको वेस्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब जितनी हमारी जरूरत है हम उतने हिसाब से यूज करें, और इतना भी यूज ना करें कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए पानी बचे ही ना। ठीक है, स्केर्स रिसोर्स नहीं बनना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल वन क्या है, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। ग्राउंड वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि जो जमीन के नीचे जो पानी का लेवल होता है वो बार बार बारिश के थ्रू क्या होता है, रिन्यू हो जाता है। ठीक है, पानी नीचे जमीन के अंदर जाता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, हैंड पंप से, यानी आजकल की सोसाइटी में आपने देखा होगा कि मोटर लगे हुए हैं, तो ये मोटर क्या करता है, जमीन के अंदर बहुत नीचे होता है, ठीक है, गड़ा होता है इसका पाइप, और एकदम से खींचता है पानी। ठीक है, जैसे आप मोटर ऑन करते हो, तो वी आर कंज्यूमिंग इट फास्टर देन इट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड, यानी जितनी बारिश से पानी वापस रिप्लेनिश नहीं हो रहा, हम उससे ज्यादा तेजी से खींच के पानी यूज कर रहे हैं, जिसको मतलब क्या हुआ, ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर जो है रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, पर अगर हम ये जितने तेजी से रिप्लेनिश हो रहा है उससे ज्यादा तेजी से यूज करेंगे, तो ये भी वापस क्या हो जाएगा, एक स्केर्स रिसोर्स बन जाएगा, जो कि दिक्कत है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। दूसरी चीज है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्रूड ऑयल क्या होता है, जिससे पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें बनती हैं। तो बेसिकली क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है ये। ठीक है, फॉसिल फ्यूल क्या थे, बहुत पहले जानवर जो मर गए वो पत्थर में जाके बने, पत्थर बन गए, एक तरह से सॉलिडिफाई हो गए, और उनके थ्रू ही हमने क्या बनाया, क्रूड ऑयल बनाया। तो हुआ होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया, ये सारी चीजें, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि ये देश जो है वो पेट्रोल से हटके बाकी चीजें, टूरिज्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तेल खत्म तो खेल खत्म। ठीक है, उनकी इकोनॉमी पूरी ऑयल पे है, क्रूड ऑयल पे है। तो ऑब्वियसली व्हाट दे विल ट्राई टू डू इज कि वो जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी को जो है डाइवर्सिफाई करेंगे उतना उनके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रूड ऑयल जो है रिन्यूएबल नहीं है, दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ज्यादा यूज करेंगे तो खत्म ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, जो कि मैंने लिखा भी है, सौदे एक्सेट्रा, तेल खत्म खेल खत्म। तो कंक्लूजन क्या है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक स्टेट और रीजन, इट अफेक्ट्स अस ऑल। ठीक है, अगर यहाँ पे तेल और खेल खत्म हो जाएगा तो बेसिकली दुनिया में सारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर पेट्रोल, डीजल, ये सब लगता ही है। ठीक है, पानी खत्म हो जाएगा तो और बड़ी दिक्कत है भाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनवायरमेंट को डिग्रेड करना सिर्फ एक जगह पे नहीं है कि अगर सऊदी ने इतना यूज कर लिया तो सऊदी को एक खराबी होगी, नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। पानी अगर एक जगह पे खत्म होगा तो पूरी दुनिया पे इफेक्ट आएगा। पोल्यूशन अगर एक देश ज्यादा करेगा तो दूसरे देश के ऊपर भी। ऐसा तो है नहीं कि हवा जो है एक देश की एक जगह पे ही रहती है, नहीं, हवा जो है वो ट्रैवल भी करती है, तो पोल्यूशन इधर से उधर भी जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर लोग पराली जलाते हैं, ठीक है, जिसके कारण दिल्ली के अंदर लोगों को पोल्यूशन सहना पड़ता है। तो ऑब्वियसली इट अफेक्ट्स अस ऑल, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो यही था आपका चैप्टर डेवलपमेंट, एंड आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत मेहनत से इसको समझाया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।